इस वीडियो में हम संख्या पद्धति पढ़ेंगे। तो संख्या पद्धति पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि संख्या पद्धति में कौन कौन सा नंबर होता है, मतलब किस तरह के नंबर होते हैं। तो संख्या पद्धति में संख्या को मेन रूप से दो भाग में बांटा गया है। एक होता है वास्तविक संख्या जिसको कि हम रियल नंबर भी इंग्लिश में बोलते हैं, रियल नंबर, ठीक है। और दूसरी होती है अवास्तविक संख्या को हम काल्पनिक संख्या या काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। काल्पनिक संख्या मतलब कि जो एग्जिस्ट नहीं करता है, या इसका दूसरा नाम है सम्मिश्र संख्या। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो जैसे कि अवास्तविक संख्या जो कि नहीं दिखता है, जैसे कि आयोटा के फॉर्मेट में रहता है, जैसे कि रूट-5 या 3 आयोटा, इस तरह से लिखा जाता है 5 आयोटा। तो इस तरह के नंबर जो रहते हैं वो काल्पनिक संख्या, अवास्तविक संख्या होती है, जो कि दिखाई नहीं पड़ती है। और रियल नंबर को दो भाग में बांटा गया है। तो रियल नंबर में क्या होता है, रियल नंबर में एक होता है परिमेय, रियल नंबर में होता है एक परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर भी कहते हैं, इंग्लिश में रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इन सब का हम डिफिनीशन लिखेंगे, लेकिन अभी सीधा यही समझते हैं, एग्जाम्पल से ही समझते हैं कि जिसको P/Q के रूप में लिखते हैं उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे कि 4/3 है तो बटा के रूप में लिख रहे हैं, -5/7 है तो ये सब बटा के रूप में है, तो परिमेय संख्या है। देखो 4 जो परफेक्ट स्क्वायर, 4 का परफेक्ट स्क्वायर 2 बन जाएगा तो भी परिमेय संख्या ही है। लेकिन जो हम रूट में लिखे हैं यहाँ पर √3, √5, तो ये सभी अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर दशमलव से मैंने लिखा हूँ कि 1.4378, तो यहाँ पर दशमलव के बाद ये अंक रिपीट नहीं हो रहा, हमेशा अलग अलग डिजिट आ रहा है। तो जब दशमलव के बाद हमेशा अलग अलग डिजिट आए, रिपीट नहीं हो, तो वैसी दशमलव का जो संख्या रहता है वो अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन इसमें जो परिमेय संख्या में है कि दशमलव के बाद अगर जो एक अंक या कुछ अंक जो बार बार रिपीट होता है, रिपीट होना चाहिए, तो वो परिमेय संख्या कहलाता है, और रिपीट नहीं होता है तो अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम बेसिक से डिफिनीशन लिखते हैं। जैसे कि प्राकृत संख्या होते, प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, इसका डिफिनीशन लिखेंगे और हम अच्छी तरह से समझेंगे, ताकि बेसिक से भी सीखना जरूरी है। गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं ना। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। जिसे कि हम गिनते हैं कहाँ से, 1 से गिनते हैं, तो 1 से लेकर के आगे जितना 1, 2, 3, 4 आगे जितना भी होगा इन्फिनिटी तक ले, उसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्या को n से डिनोट करते हैं। तो n बराबर ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी, अनंत तक ले गिनती की संख्या। इसमें नेगेटिव नहीं आता है, ठीक है। और पूर्ण संख्या में क्या होता है, 0 भी काउंट किया जाता है। पूर्ण संख्या को W से लिखते हैं। तो 0 एवं प्राकृत संख्या के समूह को, 0 एवं प्राकृत संख्या के समूह को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो हम अगले पेज में लिखते हैं तो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है।
तो पूर्ण संख्या W से लिखते हैं। पूर्ण संख्या W से लिखा जाता है। W से इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इंग्लिश में इसको बोलते हैं होल नंबर, WHOLE होल नंबर, इस कारण से इसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। और होल नंबर में कौन सा समुच्चय होता है? 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से इन्फिनिटी तक। मतलब कि हम देख रहे हैं ना, प्राकृत संख्या 1 से लेकर के इन्फिनिटी था और पूर्ण संख्या 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक है, अनंत तक ले है। तो पूर्ण संख्या कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या जो है प्राकृत संख्या से बड़ी है ना। तो पूर्ण संख्या नेचुरल नंबर को n माने जो प्राकृत संख्या n से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं, और पूर्ण संख्या को W से डिनोट करते सूचित करते हैं। तो एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि जो होल नंबर है, पूर्ण संख्या जो है वो प्राकृत संख्या से बड़ा है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो प्राकृत संख्या है वो सबसे समुच्चय है W से। ये आगे क्लास में पढ़ा जाता है, लेकिन हम यहाँ पर बता दिए, ठीक है। अब आते हैं कि संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या होता है? एक रेखा होता है जिस पर हम नंबर को डिनोट करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? संख्या रेखा, ठीक है। संख्या रेखा तो दाएं तरफ पॉजिटिव रहता है और बाएं तरफ निगेटिव रहता है, ठीक है। बीच में हम सिर्फ 0 लेते हैं, मूल बिंदु जिसे कहते हैं, ठीक है। उसी के हम तो दाएं तरफ हम ये दाएं तरफ हो गया, दाएं तरफ पॉजिटिव नंबर रखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से। बाएं तरफ में -1, -2, -3 इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, -4। और ये हो गया मेन 0, तो नहीं ये तो 0 मेन है, मूल बिंदु की तरह। तो 0 से लेकर के इधर की जो संख्या है ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि धनात्मक है। पॉजिटिव मतलब धनात्मक नंबर हो गया, धनात्मक संख्या हो गया। और ये हो गया इधर बाएं तरफ, ये बाएं तरफ जो हो गया 0 से इधर बाएं तरफ, वो ऋणात्मक नंबर हो गया, ऋणात्मक संख्या हो गया, ठीक है। तो ये जो पूरी जो मैंने इंटीजर के रूप में लिखा है तो उसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। तो पूर्णांक का परिभाषा यही होगा कि सभी पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या मतलब मैंने बोला तो 0 से लेकर के इधर दाएं तरफ पूरा अनंत तक हो गया, धनात्मक अनंत तक हो गया, तथा पूरी सभी पूर्ण संख्या तथा पूरी ऋणात्मक प्राकृत संख्या है ना। कौन सा? ऋणात्मक प्राकृत संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या। ऋणात्मक प्राकृत संख्या मतलब कि माइनस में लगा करके बोलेंगे, -1, -2, -3, -4, -5 और इसी तरह से इन्फिनिटी तक ले, -1, -2, -3, -4, -5, ये सब जो हो गया ऋणात्मक प्राकृत संख्या हो गया। तो इन सभी के समूह को क्या बोलते हैं? के समूह को हम बोलते हैं पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। इसको हम पूर्णांक कहते हैं। तो अब पूर्णांक में भी समझ में आ गया कि एक धनात्मक पूर्णांक होता है और एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि पूर्णांक जो है ये बड़ा है किससे? प्राकृत संख्या से। तो पूर्णांक को इंटीजर i से डिनोट करते हैं, क्योंकि इंटीजर का मीनिंग होता है पूर्णांक ये। तो जो प्राकृत संख्या है उससे बड़ा क्या है? उससे बड़ा है पूर्ण संख्या, और उससे भी बड़ा है इंटीजर पूर्णांक बड़ा है, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या भी आ जाता है, -1, -2, -3 सब आ जाता है। तो पूर्णांक बड़ा हो गया। अब पूर्ण संख्या तो 0 से ही आता है, तो ये छोटा हो गया, ठीक है। तो पूर्णांक भी समझ में आ गया कि एक धनात्मक पूर्णांक होता है, एक धनात्मक पूर्णांक होता है। धनात्मक पूर्णांक कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या के ही बराबर है। धनात्मक पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या के ही बराबर है, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से, ठीक है। और ऋणात्मक पूर्णांक में क्या हो जाएगा? तो ऋणात्मक पूर्णांक में हो जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक में माइनस में हो जाएगा। ऋणात्मक पूर्णांक में क्या हो जाएगा? माइनस में।
-1 -2 -3 -4 इस तरह से हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। तो इससे पता चला ना कि पूर्णांक सबसे मुझसे बड़ा होता है, प्राकृत संख्या से भी बड़ा होता है, पूर्णांक जो है प्राकृत संख्या से भी बड़ा होता है और पूर्ण संख्या से भी बड़ा होता है। ठीक है, तो अब हम परिभाषा लिखते हैं परिमेय संख्या का, जो मैंने पीछे बताया था, इसलिए मैंने बोला कि मैं शुरू से करता हूँ। परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और इसको जनरली क्यू से डिनोट करते हैं। तो वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जाए, इस तरह लिखा जाए ना, P/Q के रूप में इस तरह लिखा जाए कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर जो Q 0 हो जाएगा 4/5 से, तो अगर जो नीचे 0 दे देंगे 5 से भाग, तो नीचे देने का मतलब क्या, नीचे से ऊपर वाले संख्या को भाग देते हैं। तो अगर जो यहाँ पर 0 होगा तो 0 से भाग नहीं दिया जाता। इसी कारण से ये जो Q लिखा हुआ हर में Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और P और Q क्या होगा, एक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक हो तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, तो ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में 4/5 हो गया, 5/9 हो गया। दशमलव में भी लिख सकते हैं, जैसे कि 1.4 हो गया, तो 1.4 को अगर जो हम बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा, 14/10। तो एक प्रकार से P/Q के रूप में लिखा जा रहा है, तो ये परिमेय संख्या है। जिसको लिख सकते हैं उसको हम परिमेय संख्या भी कहते हैं। और दूसरा परिभाषा है कि भिन्न के सरलतम रूप को भी परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो हम अगले पेज में लिख लेते हैं। भिन्न के सरलतम रूप को भी परिमेय संख्या कहते हैं। तो भिन्न मतलब दशमलव भिन्न भी हो सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर 5/13, 13/7, ये सब क्या है, पर एक प्रकार से भिन्न भी है, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म है। सरलतम रूप किसको कहते हैं, सरलतम रूप उसको कहते हैं जिसमें कि अंश तथा हर में सिर्फ कॉमन जो है गुणनखंड सिर्फ एक रहना चाहिए और कुछ दूसरा कॉमन नहीं रहना चाहिए। मतलब किसी भी दूसरा संख्या से नहीं कटना चाहिए, 2, 3 कोई दूसरा चीज़ से नहीं कटना चाहिए। काटने के बाद जो सरलतम रूप में आता है वही सरलतम रूप क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, और परिमेय संख्या भी होता है, 2 तरह का परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या को जो दशमलव प्रसार होता है वो 2 प्रकार का होता है ना, उसी को बोलते हैं शांत दशमलव और अशांत दशमलव भिन्न, है ना। तो भिन्न को भी ढेर भाग में बांटा गया है। तो दशमलव के आधार पर 2 भाग में बांटा गया है, दशमलव भिन्न के आधार पर 2 भाग में बांटा गया है। ठीक है, दशमलव भिन्न को 2 भाग में बांटा गया है। एक होता है शांत दशमलव भिन्न, और एक होता है अशांत दशमलव भिन्न। तो अशांत दशमलव भिन्न में 2 चीज होता है,
अशांत दशमलव भिन्न में अशांत दशमलव आवृत्ति होता है। अशांत है तो मतलब आवृत्ति होना ही होना है, ऐसे तो कुछ होगा ही नहीं। तो अशांत दशमलव भिन्न आवर्ती भी कहते हैं। आवर्ती मतलब कि जो बार बार रिपीट होता है, जैसे कि 1.244444 रिपीट हो रहा, तो ये हो गया अशांत है। मतलब अशांत है मतलब अनंत तक जा रहा। अशांत मतलब शांत नहीं है, शांत रूप से बैठा हुआ नहीं है, वो इधर से इधर इधर से इधर टहलता रहता है, मतलब कि मान लो तो कि रिपीट होता रहता है। उसी तो अशांत है, बार बार रिपीट भी हो रहा है, रुका हुआ नहीं। अशांत मतलब रुका हुआ नहीं है, और रिपीट आवर्ती मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है एक निश्चित। और दशमलव भिन्न है कि जो कि एकदम शांत है, एकदम रुका हुआ, जैसे कि 1.6। तो अब इसके आगे नहीं जा सकता। 2.8 तो 8 के बाद अब आगे नहीं जा सकता, रुका हुआ, तो ये शांत दशमलव भिन्न हो गया। ठीक है, इस प्रकार से मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम सारे को डिस्ट्रीब्यूट करें, अलग अलग क्लासिफिकेशन लिख रहे हैं संख्या को। तो अब हम सारे संख्या का परिभाषा लिख लेते हैं और एक बार करके हम डिस्कस कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखा हूँ सम संख्या और विषम संख्या का परिभाषा, कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित होती है, तो वैसी संख्या को हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे कि 20, 12, 14, 16, 18, 20, 22, इस तरह ये सब संख्या जो है वो क्या है? सम संख्या। क्योंकि 12 2 से कट जाएगा, 14 भी 2 से कट जाएगा, 16 भी कट जाएगा, जो 2 से कट जाएगा वो क्या है? सम संख्या है। लेकिन ये तो बच्चों वाली परिभाषा है। मेन परिभाषा ये याद रखना है कि उसका इकाई अंक, जैसे कि ये इकाई अंक है, ये इकाई अंक है, ये इकाई अंक है। इकाई करने आता है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार इस तरह से करने आता है, पढ़ने के लिए आना चाहिए। तो दाएं तरफ से जो इकाई अंक है, दाएं तरफ से जो इकाई अंक है उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए? उसका इकाई अंक आना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। इस इतना 5 डिजिट को ही ध्यान रखो, 5 अंक को ही ध्यान रखो। वैसी संख्या जिसके इकाई अंक पर क्या आना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। ध्यान में रखो, 0, 2, 4, 6, 8। वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तो ये सभी संख्या क्या कहलाती है? वैसी संख्या हम क्या कहेंगे? सम संख्या रखेंगे। पूरा अंक को नहीं देखना है, बस इकाई अंक देखना है कि 0 है कि नहीं है, 2 है कि नहीं है, 4 है कि नहीं है, 6 है कि नहीं है, 8 है कि नहीं है। अगर जो इसमें से कोई भी रहेगा तो क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। ठीक है। और विषम संख्या किसको कहेंगे? विषम संख्या उसको कहेंगे जिसके इकाई अंक पर रहना चाहिए 1 रहना चाहिए, 3 रहना चाहिए, 5 रहना चाहिए, 7 रहना चाहिए, 9 रहना चाहिए। तो ये सब जो अंक रहेगा तो क्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगा। जैसे कि 11 है, तो 11 के इकाई अंक पर क्या है? 1 है, तो ये विषम संख्या है। उसी तरह से 17 के इकाई अंक पर क्या है? 7 है, जो कि विषम संख्या है। तो इस तरह से हम सम संख्या और विषम संख्या को पता लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह से। आज संख्या वैसी संख्या होती है जो केवल एक तथा स्वयं खुद से पूरी विभाजित होती है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 होता है और एक वो संख्या खुद जो दिया हुआ रहता है। जैसे कि यहाँ पर हम 11 कहते हैं, तो 11 एक खुद हो गया और इसका एक गुणनखंड 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 से पूरा कटेगा ही, तो 1 हो गया। और 11 से भी कट रहा है, 1 और 11 से कट रहा है, ये संख्या 11। तो 11 क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। क्यों? क्योंकि 1 और 11 के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कट रहा है, केवल 1 और 11 से ही कट रहा है, स्वयं खुद 11 से ही कट रहा है। तो ये क्या है? 11 क्या है? अभाज्य संख्या है। इसी तरह से 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है, 17 भी अभाज्य संख्या, 19 भी अभाज्य संख्या, क्योंकि इन सभी में केवल एक गुणनखंड क्या है? 1 है। मतलब ये सभी सिर्फ 1 और खुद से डिवाइड होता है। तो जो ऐसी संख्या जो केवल 1 और खुद से डिवाइड होती है, वैसी संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। और अब यहाँ पर एक पॉइंट है कि 2 जो है, 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है कि जो भी सम संख्या है। 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि केवल सम संख्या, बाकी जितना भी अभाज्य संख्या है वो क्या है?
विषम संख्या, जितना भी अभाज्य संख्या होती है विषम संख्या होती है। सिर्फ दो ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम होती है। अब बोलेंगे कि सबसे छोटी विषम संख्या, विषम अभाज्य संख्या क्या होगी, तो 3। 3 जो है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब हम भाज्य संख्या का परिभाषा देखते हैं। वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो स्वयं तथा एक को छोड़ करके दूसरे नंबर से विभाजित होती है पूरी, तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 16 है, तो 16 क्या है, 16 से तो डिवाइड है, ये पूरी विभाजित होता ही है। एक से भी कोई भी संख्या कटेगा, एक और 16 संख्या खुद छोड़ करके किससे कट रहा है, 16 जो है 2 से भी पूरा कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। तो जब स्वयं और एक को छोड़ करके किसी दूसरे नंबर से कटे तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। क्योंकि 16 यहाँ 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, एक से अधिक संख्या से कट रहा है। तो जब 2 से अधिक संख्या से कटता है स्वयं और एक को छोड़ करके, तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। 4 भी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 4 को अलावा 2 से भी कट रहा है, तो क्या भाज्य संख्या। 6 भी भाज्य संख्या, क्योंकि 6 के अलावा 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो क्या एक प्रकार से भाज्य संख्या है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा परिभाषा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का परिभाषा। अब हम देखते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या उसको कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं को प्राइम नंबर। वैसी दो संख्याएं, कोई भी दो संख्याएं ले लेते हैं जिसका महत्तम समापवर्तक मतलब HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक हो। क्या हो, एक हो। दोनों संख्या में महत्तम समापवर्तक एक हो तो उससे क्या कहते हैं, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। सह अभाज्य संख्या हमेशा जोड़ा में रहता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है 5 अच्छों का HCF महत्तम समापवर्तक 1 है। इसमें केवल एक ही कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका HCF 1 है, तो 5 और 6 को क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या कहेंगे। तो सह अभाज्य संख्या का ये हम देख रहे हैं कि 3 और 5 भी सह अभाज्य संख्या है। तो सह अभाज्य संख्या में ये इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों के दोनों अभाज्य संख्या ही होगा। सह अभाज्य संख्या के जोड़ा में ये जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों अभाज्य संख्या ही हो, उसमें से एक भाज्य संख्या भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर 5 6 में 6 भाज्य संख्या है और 5 अभाज्य संख्या, 6 भाज्य संख्या है और 5 अभाज्य संख्या। तो एक भाज्य संख्या भी हो सकता है और एक अभाज्य संख्या हो सकता है सह अभाज्य संख्या के जोड़ा में, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों अभाज्य हो। ठीक है, तो इससे यही पता चलता है कि कम से कम एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। सह अभाज्य संख्या में कम से कम एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो वही मैंने यहाँ लिखा हूँ कि सह अभाज्य संख्या में कम से कम एक अभाज्य संख्या अवश्य होती है। दोनों रहेगा तो और अच्छी बात, लेकिन कम से कम एक अभाज्य संख्या अवश्य होती है। ठीक है, और सह अभाज्य संख्या का लघुत्तम समापवर्त उनके गुणनफल के बराबर होता है। सह अभाज्य संख्या का लघुत्तम समापवर्त उनके गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो अब हम जुड़वा अभाज्य संख्या के बारे में अगले पेज में लिखते हैं। तो जुड़वा अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या वैसी दो अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर 2 हो। ठीक है, जिसके बीच का अंतर 2 हो तथा उनका महत्तम समापवर्तक 1 हो, तो उससे क्या कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या। ठीक है, जैसे कि 3 और 5, तो 3 और 5 के बीच का अंतर कितना है, 2 का अंतर है। 11 13 के बीच का अंतर कितना है, 2 का अंतर है। मतलब कि बड़ी संख्या छोटी संख्या घटाने पर 2 आ रहा है, 5 में 3 घटाने पर 2 आ रहा है, तो उसी को अंतर कहते हैं कि घटाने पर 2 आना चाहिए। और 3 5 का अगर जो महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो वैसी दो अभाज्य संख्या, दोनों के दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जुड़वा अभाज्य संख्या में दोनों के दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए जिसके बीच का अंतर कितना रहे, 2 रहे, 2 अंतर रहे।
तो दोनों अभाज्य संख्या है तो महत्तम समावर्तक एक ही होगा। ठीक है, दो अभाज्य संख्या का महत्तम समावर्तक क्या होता है? हमेशा एक होता है। क्या होता है? एक होता है। तो लिख भी सकते हैं कि दो अभाज्य संख्या का महत्तम समावर्तक, दो अभाज्य संख्या का HCF हमेशा एक होता है, हमेशा एक होता है। ठीक, तो 3, 5, 11, 13, 17, 19 ये सब क्या है? जुड़वा अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब हम अगर जो क्वेश्चन कहेगा कि कौन बड़ा है, कहेगा कि क्या सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या हो सकती है? क्वेश्चन में पूछेगा कि क्या सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या हो सकती है? बोलेगा कि हाँ या ना में जवाब दो, यस और नो। तो यस और नो, तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है। 0 जो है, 0 एक पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। लेकिन 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। इसी तरह से पूछ सकता है कि क्या सभी पूर्णांक एक प्राकृत संख्या हो सकती है? एक प्राकृत संख्या हो सकती है? तो इसका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, क्योंकि -1 जो है पूर्णांक है। -1 क्या है? पूर्णांक है, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो, नहीं है। लेकिन हाँ, उल्टा अगर जो बोले कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि हाँ होगा, क्योंकि पूर्णांक बड़ा होता है, प्राकृत संख्या छोटा होता है। सारे के सारे प्राकृत संख्या पूर्णांक में उपलब्ध है। जितना भी प्राकृत संख्या है वो सारे के सारे प्राकृत संख्या है, तो वो क्या है? पूर्णांक में उपलब्ध है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये जितना भी प्राकृत संख्या है इन्फिनिटी तक ले, अनंत तक, 1 से लेकर के अनंत तक, वो सारा के सारा प्राकृत संख्या पूर्णांक में उपलब्ध है। लेकिन पूर्णांक जो -5 है वो प्राकृत संख्या में उपलब्ध नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक हमेशा होती है, अवश्य होती है, लेकिन सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या नहीं होती है। इस बात को ध्यान रखो। इसीलिए तो मैंने लिखा था कि प्राकृत संख्या से बड़ा होता है पूर्ण संख्या से बड़ा होता है पूर्णांक, और पूर्णांक से बड़ा होता है परमेय संख्या को Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, और परमेय संख्या से बड़ा होता है अपरमेय संख्या। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो बोलेंगे कि सभी पूर्णांक परमेय संख्या होती है, तो बोलेंगे नहीं, है ना। यहाँ से इसे स्टार मार्क के लिख सकते हैं कि सभी पूर्णांक, बोलेंगे कि सभी परमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है, पर परमेय संख्या मतलब भिन्न, एक प्रकार से भिन्न के रूप में रहता। 4/5 जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर 4/5, 6/7, 9/2 ये सब क्या है? एक प्रकार से भिन्न है, जिसके अंश तथा हर का गुणन का महत्तम समावर्तक 1 है, हमेशा महत्तम समावर्तक 1 है। तो ऐसी भिन्न जिसका अंश तथा हर का महत्तम समावर्तक 1 रहे, तो सभी संख्या को क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं।
या भिन्न का सरलतम रूप को ही परिमेय संख्या कहते हैं। सरलतम रूप है किसको कहते हैं कि अंश तथा हर में एक महत्तम समावर्तक सिर्फ एक हो, मतलब सिर्फ केवल एक गुणनखंड एक हो, इसके अलावा और कोई दूसरा कॉमन फैक्टर कॉमन गुणनखंड नहीं हो, तो उसको क्या बोलते हैं, भिन्न का सरलतम रूप या तो परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो परिमेय से सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है, इस बात को याद रखो। ठीक है, और ये जो फैक्ट लिखा था मैंने वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन बनता है, जुड़वा अभाज्य संख्या से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं अगले पेज में। यहाँ पर हम बता रहे हैं स्थानीय मान तथा अंकित मान। स्थानीय मान किसी अंक का क्या होता है, तो स्थानीय मान किसी अंक का वो होता है कि वो कितना पोजीशन पर है, किस स्थान पर है, उसी को स्थानीय मान कहते हैं। जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। जो 5 जो है वो लाखवें स्थान पर है, तो लाखवें स्थान पर है तो 5 का स्थानीय मान लाख के अनुसार होगा। इसी तरह से 7 जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 7 जो है वो 1000वें स्थान पर है, तो उसके स्थान के अनुसार स्थानीय मान निकाला जाता है। ठीक है, तो अगर जो कोई इसमें पूछेगा कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो हम 5 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कि उसके स्थानीय स्थान के अनुसार। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 1 लाख से गुना करना पड़ेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 5 लाख हो गया। ठीक है, 5 लाख हो गया। पूछेगा कि 5 का स्थानीय मान क्या है, तो 5 लाख, यह स्थानीय मान होता। और किसी संख्या में अंकित मान क्या होता, किसी संख्या में कोई भी अंक का अंकित मान या जातीय मान, अंकित मान को जातीय मान भी कहते हैं। अंकित मान वही संख्या होती है, वही अंक होती है, वही अंक होती है। जैसे यहाँ पर 5 बोलेगा, 5 का अंकित मान क्या होगा, तो 5 ही होगा। 5 का अंकित मान क्या होगा, तो 5 ही होगा। ठीक है, किसी भी अंक का अंकित मान वही होता है। बोलेंगे 8 का अंकित मान क्या होगा, तो 8 का अंकित मान 8 ही होगा। ठीक है, लेकिन बोलेंगे 8 का स्थानीय मान के स्थान कैमा स्थान पर है, तो स्थानीय मान पूछेगा तो स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 8 गुने इकाई, दहाई, सैकड़ा स्थान पर है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा मतलब 800 है। स्थानीय मान कितना है, 800 है, लेकिन अंकित मान 8 का 8 होगा। किसी भी अंक का स्थानीय मान अंकित मान वही होता है। तो इससे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे कि बोलेगा कि इसे बोलेगा, यहाँ पर बोलेगा कि कोई अंक जो इकाई स्थान पर है, वो कोई अंक जो संख्या के इकाई स्थान पर है, उसके स्थानीय मान तथा अंकित मान का अनुपात मतलब कि भाग देंगे, है ना, भागफल कर सकते हैं। ठीक है, कोई अंक जो संख्या के दी हुई संख्या के इकाई स्थान पर हो तो उसके स्थानीय मान तथा अंकित मान का अनुपात या भागफल हमेशा एक होता है। जैसे कि 7, 4, 2, 8, तो 8 का स्थानीय मान 8 होगा और 8 का अंकित मान भी क्या होगा,
8 होगा। तो अगर जो 8 को 8 से भाग देंगे तो क्या आएगा, भागफल 1 ही आएगा। ठीक है, भागफल 1 आएगा तो उसी को कहते हैं अनुपात। तो हमेशा अनुपात क्या आता है, 1 ही आता है। ठीक है, उसका अनुपात क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखते हैं कि यदि एक अंक जो दी हुई संख्या के इकाई स्थान पर है जिसके स्थानीय मान एवं अंकित मान का गुणनफल 9 है, तो वह संख्या क्या होगी, तो वह अंक क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, जैसे 4, 5, 3 यहाँ पर x है, तो बोल रहा है कि x का जो इकाई स्थान पर है तो उसका स्थानीय मान एवं अंकित मान का गुणनफल 9 दिया हुआ। तो स्थानीय मान क्या होगा, x गुना 1, और अंकित मान क्या होगा, x का अंकित मान भी x ही होगा, वही अंक होता है। तो दोनों का गुणनफल मतलब x गुना x स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 9, तो x बराबर क्या आएगा, +3 और -3, तो निगेटिव तो हो नहीं सकता, तो क्या होगा 3, तो वह अंक क्या होगा, 3 आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से और भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करें। तो स्थानीय मान तो ज्ञात करने के लिए आता ही होगा। सबसे पहले देखो क्या करेंगे, ये जो डेसिमल वाला पॉइंट है इधर से पढ़ा जाता है दशमलव के दाएं तरफ कि ये दशांश स्थान पर है, ये शतांश स्थान पर है और ये सहस्त्रांश स्थान पर है। मतलब कि ये 1 का 10वां भाग पर है, ये 100वां भाग पर है, ये 1000वां भाग पर है, और इसी तरह से आगे रहेगा तो 10,000वां भाग पर रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि 2 का जो स्थानीय मान होगा वो 2 गुना 1/10वां भाग होगा। इस बात को ध्यान रखो, इसका एक ही दशमलव के दाएं एक ही अंक पर आया है तो 10वां भाग है, दशमलव के दाएं दूसरा अंक पर आएगा तो 100वां भाग होगा, दशमलव के दाएं तीसरा अंक पर रहेगा, तीसरा स्थान पर रहेगा तो 1000वां भाग होगा। तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 गुने 1/10 मतलब 2/10। इसे पॉइंट में लिखेंगे तो 0.2। ठीक है, और इसका स्थानीय मान जो 3 है उसका स्थानीय मान क्या होगा, 3 गुना 1/100 मतलब 3/100। इसका स्थानीय मान है 0.03। इसी तरह से 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान होगा 5 गुने 1/1000, 5/1000 होगा स्थानीय मान। और इधर तो जानते ही हो निकालने के लिए कि ये इकाई स्थान पर है तो 1 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा, और इसका स्थानीय मान क्या होगा 5 गुने 10, क्योंकि इकाई दहाई है, ये दहाई पर है तो 5 गुना 10 50 स्थानीय मान हो जाएगा। और ये 6 का स्थानीय मान क्या होगा, इकाई दहाई सैकड़ा, तो 6 गुने 100 मतलब कि 600 इसका हो गया स्थानीय मान। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी संख्या में एक अंक का स्थानीय मान एवं अंकित मान का अंतर 693 है, तो वह अंक क्या होगा, जो कि 693 है, जो कि दोनों का अंतर दिया हुआ है जो कि
कितना स्थान पर है जो वो अंक जो कि वह है तीसरे स्थान पर है। ठीक है, जो कि वह तीसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है दाएं तरफ से। ठीक है, दाएं तरफ से तीसरे स्थान पर है। कहने का मतलब कोई इधर अंक होगा इकाई दहाई पर और तीसरा स्थान पर वो अंक मान लेते हैं x है। इधर कोई अंक हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, बस हमें मतलब है कि वो अंक तीसरा स्थान पर है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है, दाएं तरफ से तीसरा स्थान पर इकाई दहाई सैकड़ा। तो इसका स्थानीय मान क्या होगा x गुना 100, तो ये हो जाएगा 100x और अंकित मान क्या होगा इसका अंकित मान हो जाएगा, यही अंक हो जाता है x, दोनों का अंतर दिया हुआ है मतलब कि घटाव। तो 100x में से 1x घटाएंगे तो 99x हो जाएगा, जो कि बराबर है कितना 693 के, 693 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा 693/99, यही हमारा अंक आ जाएगा। तो हम काटते हैं, 11 से कटेगा 11 नमा 99, 11 तिया 66, 3 11 तिया 33, तो 930 63, मतलब 7, वो अंक क्या है 7 है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 7। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे।